कुछ अनाथ बच्चे एक सपनों जैसे ऑर्फनेज में खुशी खुशी रहते थे, जब तक एक दिन उन्हें एक भयानक सच पता नहीं चल गया। ये जगह उनका घर कभी थी ही नहीं, ये तो उनकी कैद थी जिंदा रहने के लिए। उन्हें अपनी समझ, हिम्मत और एक दूसरे पर अटूट भरोसे की जरूरत होगी ताकि वे साथ मिलकर भाग सकें। तो चलिए उनकी इस डरावनी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अनाथालय से जिसका नाम है ग्रेसफील्ड। यहाँ एक औरत रहती है इजाबेला, जो सभी बच्चों का ख्याल रखती है। बच्चे उसे प्यार से माम कहते हैं और सब मिलकर एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। हर बच्चा दूसरे को भाई बहन की तरह मानता है। हर बच्चे की पहचान के लिए उनकी गर्दन पर लगे टैग पर एक नंबर लिखा होता है। देखभाल के साथ साथ इजाबेला उन्हें पढ़ाती भी है ताकि जब वे अडॉप्ट हों तो बाहर की दुनिया में आसानी से जी सकें। सभी बच्चों में से एमा, नॉर्मन और रे सबसे होशियार और टैलेंटेड है। अनाथालय के चारों तरफ एक बड़ा ओपन फील्ड है जहाँ बच्चे रोज खेलते हैं, लेकिन एक सख्त नियम है, कोई भी बच्चा बाउंड्री वॉल के बाहर नहीं जा सकता। और इसकी वजह हमें जल्द ही पता चलेगी। जब भी कोई फैमिली बच्चा अडॉप्ट करने आती है, वह बच्चा हमेशा के लिए ऑर्फनेज छोड़ देता है। एक दिन एक फैमिली छोटी लड़की कॉनी को अडॉप्ट करने आती है। सब बच्चे उसे विदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इजाबेला उसे बाहर ले जाती है। उसे जाते देख नॉर्मन एमा से पूछता है, क्या कॉनी हमें कभी लेटर भेजेगी? सब कहते हैं लिखेंगे, लेकिन कोई भी कभी नहीं लिखता। उसी समय एमा देखती है कि कॉनी अपना फेवरेट टेडी बेयर भूल गई है, वह खिलौना जिसके बिना वह कभी नहीं जाती थी। एमा और नॉर्मन उसे वापस देने का फैसला करते हैं। रे उन्हें चेतावनी देता है कि मेन गेट की लाइट्स अभी भी ऑन है, मतलब कॉनी अभी तक गई नहीं है। तीनों जल्दी से टेडी उठाकर गेट की तरफ भागते हैं। गेट पर पहुंचकर वे एक ट्रक देखते हैं। जिज्ञासा से नॉर्मन अंदर झांकता है और डर से जम जाता है। कॉनी का लाइफलेस बॉडी वहाँ रखा था, उसके पास एक फूल रखा हुआ था। डर और शौक में एमा और नॉर्मन ट्रक के नीचे छिप जाते हैं क्योंकि किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। कुछ ही पल में दो विशाल डीमंस आते हैं। वे कॉनी के शरीर को एक कैप्सूल में रखते हैं और बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से एमा और नॉर्मन को एक भयानक सच पता चलता है। ये ऑर्फनेज असल में एक फार्म है। बच्चों को बड़े प्यार से इसलिए पाला जाता है क्योंकि उन्हें डीमंस के लिए फूड बनाया जाता है, और जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट हों उनका मीट क्वालिटी और भी अच्छा माना जाता है। तभी इजाबेला वहाँ आती है। वह आराम से डीमन से कहती है, चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी समझदार बच्चे तैयार करूंगी। अचानक एक डेमन को नॉर्मन की गंध महसूस होती है। वो ट्रक के नीचे झांकता है, लेकिन उसे सिर्फ कॉनी का टेडी मिलता है। वो टेडी इजाबेला को दे देता है और चला जाता है। इजाबेला के हाथ में कॉनी का टेडी देखकर एमा पूरी तरह टूट जाती है। वो डर और सदमे में भागने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे वह मॉम कहती थी वही सबसे बड़ा खतरा है। नॉर्मन उसके पीछे भागकर उसे संभालता है। वो कहता है, एमा हमें यहाँ से भागना होगा। आंखों में आंसू लिए एमा जवाब देती है, सिर्फ हम दोनों नहीं, हम सबको लेकर जाएंगे, एक भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। अगले दिन एमा और नॉर्मन चुपके से बाउंड्री वॉल की तरफ जाते हैं। नॉर्मन धीरे से कहता है, अगर हमें भागना है तो प्लान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जब उनका प्लान तैयार हो गया, एमा और नॉर्मन ने तय किया कि बाकी बच्चों को सच सही समय पर ही बताएंगे। वे ऑर्फनेज की बाउंड्रीज को और ध्यान से एक्सप्लोर करने लगे। तभी उन्हें गार्डन के पीछे एक बहुत बड़ी दीवार मिली, इतनी ऊंची कि उसे चढ़कर पार करना लगभग नामुमकिन था। नॉर्मन समझ गया कि एस्केप करने के लिए रोप जरूरी होगी। उधर फील्ड में बाकी बच्चे खेलना बंद कर चुके थे क्योंकि एक छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई थी। इजाबेला ने जल्दी से अपनी पॉकेट वॉच देखी और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी। कुछ ही सेकंड में वो उस बच्ची को लेकर वापस आ गई, जैसे उसे पहले से पता था कि वह कहाँ है। ये देखकर एमा और नॉर्मन को असली सच्चाई समझ आई। इजाबेला ने सभी बच्चों के शरीर में ट्रैकर्स लगा रखे हैं, इसलिए वह हर बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन जानती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन ने कुछ रोप्स जंगल के एक हॉलो ट्री के अंदर छिपा दी, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, रे ने उन्हें देख लिया। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। नॉर्मन ने रे को पूरा सच बता दिया, फार्म, डीमंस और कॉनी के बारे में। रे ने विश्वास किया और मदद करने का फैसला किया। इसके बाद तीनों लाइब्रेरी में क्लूज ढूंढने लगे। हर किताब पर एक अजीब सिंबल और कुछ कोड लिखे थे। ध्यान से डिकोड करने पर उन्हें मैसेजेस मिले, किसी मिनर्वा नाम के इंसान के। उसे ऑर्फनेज का डार्क ट्रूथ पता था और उसने बच्चों को एस्केप की तरफ गाइड करने के लिए किताबों में हिंट्स छोड़ रखे थे। उस शाम इजाबेला सभी बच्चों को एक नई केयरटेकर से मिलाती है, क्रोन। अब दो केयरटेकर्स होने से एस्केप करना और मुश्किल हो गया। इजाबेला ने क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे की फाइल्स देते हुए कहा, मुझे शक है कि ये तीनों सच जान चुके हैं, इन पर खास नजर रखना। अगले दिन क्रोन बच्चों को टैग खेलने के लिए कहती है। एमा, नॉर्मन और रे इसी मौके का इस्तेमाल करते हैं। वे बाकी बच्चों को छुपने और जल्दी मूव करने की प्रैक्टिस कराते हैं, जो एस्केप के समय बेहद काम आएगी। लेकिन क्रोन उनकी
की चाल समझ जाती है। वो भी खेल में उतरती है और आसानी से सभी बच्चों को पकड़ लेती है सिवाय नॉर्मन के। उसकी स्मार्टनेस देखकर क्रोन भी इम्प्रेस हो जाती है। रात को तीनों फिर मिलते हैं। नॉर्मन अपनी चिंता बताता है, हमारे बीच कोई ट्रेटर है, कोई इजाबेला को सब बता रहा है। उसे शक है कि स्पाई शायद छोटे बच्चों में से कोई है, सच जानने के लिए। नॉर्मन अपने दो करीबी दोस्तों डॉन और गिल्डा पर भरोसा करने का फैसला करता है। वह उन्हें ऑर्फनेज की असली सच्चाई बता देता है, लेकिन डॉन को एक भी बात पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से में रे को पकड़ने दौड़ पड़ता है। एमा उसे रोकती है और धीरे से कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी तुरंत सब कुछ मान लो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम हम पर भरोसा करो। यह सुनकर गिल्डा एमा के साथ खड़ी हो जाती है। उसे पता था कि एमा कभी इतनी बड़ी बात पर झूठ नहीं बोलेगी। उनका भरोसा जीतने के लिए नॉर्मन डॉन और गिल्डा को रोब्स की सीक्रेट लोकेशन भी बता देता है। लेकिन उसी रात एक बच्चा चुपके से इजाबेला के ऑफिस तक पहुंचता है। वो दरवाजे के नीचे एक नोट सरकाता है जिसमें लिखा था रोब्स कहाँ छिपी है और ये कि नॉर्मन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। अगली सुबह नॉर्मन और रे दौड़ते हुए हॉलो ट्री तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ रोब्स गायब थी। उनके होश उड़ जाते हैं और क्योंकि रोब्स की जगह सिर्फ डॉन और गिल्डा को बताई गई थी, सारा शक उन्हीं पर जाता है। लेकिन नॉर्मन सच बताता है, डॉन और गिल्डा स्पाई नहीं है, मैंने उन्हें फेक लोकेशन दी थी। असल में रोब्स की सही जगह सिर्फ रे जानता था। ये सुनकर रे स्वीकार करता है कि उसे ऑर्फनेज का सच बहुत पहले से पता था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह इजाबेला का स्पाई बन गया और बदले में इजाबेला ने वादा किया था कि उसकी अडॉप्शन देर से होगी। रे ये भी बताता है कि वो अकेला भाग नहीं सकता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसीलिए जिस रात कॉनी को ले जाया गया, उसने जानबूझकर उसका टेडी बेयर वहीं छोड़ दिया ताकि एम्मा और नॉर्मन को सच पता चल सके। ये सुनकर एम्मा और नॉर्मन कहते हैं, हम तुम्हें अब भी मानते हैं, और उसी पल रे ऑफिशियली उनके साथ जुड़ जाता है, एक डबल एजेंट बनकर। बाहर से इजाबेला का आदमी, लेकिन अंदर से एम्मा और नॉर्मन का साथी। रे अपने कमरे में एक गुप्त कंपार्टमेंट में खाना, गैस कैन और कुछ डिवाइसेस छिपा देता है जो उसने खुद बनाए होते हैं। इनमें एक डिवाइस ऐसा भी है जो बच्चों की बॉडी में लगे ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकता है, जिससे इजाबेला उनकी लोकेशन नहीं पकड़ पाएगी। बाद में रे इजाबेला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, कुछ बच्चों ने आपके खाने में पॉइजन मिलाने की कोशिश की थी। इजाबेला उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन फिर शांत आवाज में बताती है, तुम्हारी अडॉप्शन की तारीख भी अब करीब है। ये सुनकर रे डर जाता है। अगले दिन एमा, नॉर्मन, रे, डॉन और गिल्डा दीवार के पास जाकर अपने सामान की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक सिस्टर क्रोन उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन रिपोर्ट करने के बजाय क्रोन मदद करने का फैसला करती है। क्रोन बताती है कि उसके शरीर में एक चिप लगा है, अगर उसके वॉच में रहते हुए कोई बच्चा एस्केप कर गया तो ये चिप उसे तुरंत मार देगी। फिर भी वह बच्चों का साथ देने का फैसला करती है। वह यह भी कन्फेस करती है कि वह भी इसी ऑर्फनेज में पली बढ़ी है। इजाबेला की तरह वो भी सरवाइव करना चाहती थी, लेकिन इजाबेला की जगह खुद बनना चाहती थी। इसीलिए क्रोन बच्चों के साथ मिलकर इजाबेला को हराना चाहती थी। उस रात पांचों बच्चे चुपके से क्रोन के कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ क्रोन उन्हें एक बड़ी कहानी सुनाती है। 1000 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। हजारों इंसान मारे गए। खून खराबा रोकने के लिए दोनों ने एक समझौता किया, द प्रॉमिस। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दोनों दुनिया अलग होंगी, डेमंस अपनी दुनिया में और मनुष्य अपनी दुनिया में, लेकिन बदले में इंसानों को कुछ बच्चों को डीमंस के लिए फूड के तौर पर देना होगा। इसी वजह से ग्रेसफील्ड जैसे ऑर्फनेजेस बनाए गए। बच्चों को प्यार देकर, पढ़ाकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पाला जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्मार्ट बच्चा हो, उनका दिमाग डेमंस के लिए उतना ही कीमती होता है। इसी वजह से डीमंस इंसानों पर हमला नहीं करते, उन्हें यहाँ से सब मिलता है। ये सुनकर बच्चे क्रोन से ट्रैकर्स के बारे में पूछते हैं। क्रोन बताती है कि हर बच्चे के कान के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिससे इजाबेला उनकी लोकेशन देख सकती है, लेकिन रे पहले ही एक ब्लॉकर बना चुका है, इसलिए बच्चे थोड़ा सुरक्षित हैं। फिर भी क्रोन को शक होता है कि ब्लॉकर्स कैसे बने। वह उन्हें ढूंढना चाहती है। अगली सुबह जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, क्रोन चुपके से उनके कमरे में घुसकर डिवाइस ढूंढने लगती है। खिड़की से गिल्डा उसे देख लेती है और सबको चेतावनी देती है। सब मिलकर ब्लॉकर को एक टेडी बेयर के अंदर छिपा देते हैं, लेकिन क्रोन उस टेडी को पहले ही चेक कर चुकी है। कुछ देर बाद वह रे के कमरे में बना सीक्रेट होल भी देख लेती है। वो अब और भी सस्पिशियस हो जाती है। क्रोन फिर से बच्चों के कमरे में सर्च करती है और एक टेडी उठाती ही है कि तभी इजाबेला अंदर आ जाती है। वह क्रोन को एक लेटर देती है। क्रोन का ट्रांसफर हो गया है, वो अब दूसरे ऑर्फनेज में मदर बनेगी। क्रोन समझ जाती है कि इसका असली मतलब क्या है। उसे रास्ते से हटाया जा रहा है। जाते जाते वह चुपके से बच्चों के लिए एक खास पेन छोड़ जाती है। गेट पर क्रोन की मुलाकात होती है सुपरवाइजर यानी ग्रैंडमा से। क्रोन उसे सब बता देती है, लेकिन ग्रैंडमा ठंडे चेहरे से कहती है, मैं किसी बच्चे को भागने नहीं दूंगी। इसी वक्त एक डीमन आता है और ग्रैंडमा के इशारे पर क्रोन को मार देता है। उधर एमा और नॉर्मन दीवार चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि रे इजाबेला को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है, लेकिन इजाबेला पहले ही उन पर शक कर चुकी होती है। पर इसके बीच में कई नाका होकाएगा और सारा दौराचार करना। वह रे को कमरे में बंद कर देती है। रे भागने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेला उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुम रूल्स तोड़ने चले गए। इसी बीच
बीच एमा पीछे से इजाबेला पर हमला करती है ताकि नॉर्मन भाग सके, लेकिन इजाबेला एमा को आसानी से पकड़ लेती है और उसकी टांग तोड़ देती है। ये देखकर नॉर्मन रुक जाता है और एस्केप छोड़ देता है। इजाबेला कहती है, कल तुम्हारी बारी है, तुम्हारा आखिरी दिन। उस रात चारों बच्चे एक साथ बैठते हैं। नॉर्मन शांत आवाज में कहता है, अगर मेरी जान से तुम सब बच सकते हो तो मैं डीमंस को खुद को दे दूंगा। पैकिंग करते समय उसे क्रोन दिया हुआ पेन मिलता है। अगले दिन नॉर्मन रोप की मदद से दीवार पर चढ़ता है, लेकिन ऊपर जाकर उसे एक बहुत बड़ा क्लिफ दिखता है। कोई रास्ता नहीं था। वह वापस आता है और एक कागज पर फ्यूचर में एस्केप करने का एक तरीका ड्रॉ करता है। शाम को नॉर्मन को ले जाया जाता है। जाते जाते वो ड्राइंग अपने दोस्तों को दे देता है। इजाबेला उसे देखती है। उसकी आंखों में सैडनेस होती है क्योंकि वो जानती है कि नॉर्मन को डीमंस खा जाएंगे। गेट पर नॉर्मन की मुलाकात होती है पीटर से, डीमंस के फीडिंग ऑपरेशंस के लीडर से। पीटर कुछ बोलना चाहता है लेकिन नॉर्मन कहता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। यह एक डीमन आता है और नॉर्मन को वहीं मार देता है। नॉर्मन की मौत से एमा टूट जाती है, खासकर अपनी टूटी टांग के कारण कुछ कर भी नहीं पाती। इजाबेला उससे कहती है, एमा मैं चाहती हूँ कि तुम इस ऑर्फनेज की अगली मदर बनो। ये सुनकर एमा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। रे भी सारी उम्मीद छोड़ देता है और तभी इजाबेला कहती है, रे अब तुम्हारी अडॉप्शन की बारी है। रे के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसी रात एमा रे के कमरे में जाती है और बताती है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन रे पहले से ही एक प्लान बना चुका था। वह खुद को आग में जलाकर अपनी जान देने वाला था। कुछ ही सेकंड में कमरे में आग फैल जाती है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं। इजाबेला दौड़ कर आती है और बच्चे रोते हुए कहते हैं, रे ने खुद को जला लिया, उसने अपनी वॉच से आग लगा ली। घबराई हुई इजाबेला आग बुझाने लगती है। वह वॉच उसके लिए बेहद जरूरी थी। उसी से वह हर बच्चे की लोकेशन ट्रैक करती थी। लेकिन जैसे ही इजाबेला पीछे मुड़कर देखती है, एमा गायब थी। ये सब एमा के प्लान का हिस्सा था। और वर्ड 4 बीचेस। नॉर्मन की डेथ के बाद एमा को उसका एक सीक्रेट लेटर मिला था। उसमें नॉर्मन ने एस्केप के सारे तरीके लिख रखे थे और क्रोन दिया हुआ स्पेशल पेन अब उनकी आजादी की सबसे बड़ी चाबी बन गया था। एमा ने नॉर्मन का लेटर डॉन और गिल्डा को दे दिया ताकि वे बाकी बच्चों को लेकर प्लान आगे बढ़ा सकें। इजाबेला का शक न आए, एमा उसके सामने टूटे हुए दिल की तरह एक्ट करती रही। रे को एमा ने कुछ नहीं बताया क्योंकि इजाबेला हमेशा उस पर नजर रखती थी। जब रे ने खुद को आग लगाई, उसी वक्त एमा ने उसका ट्रैकर कान से काटकर आग में फेंक दिया ताकि इजाबेला को लगे कि रे सच में जल गया। बाद में एमा ने बाकी बच्चों के ट्रैकर्स भी हटा दिए, लेकिन सबसे छोटे बच्चों को लेकर जाना संभव नहीं था। एमा वादा करती है कि एक दिन वह उनके लिए जरूर वापस आएगी। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है। बच्चे दीवार पर चढ़ते हैं और रस्सियां दूसरी तरफ फेंकते हैं। हैंगर्स की मदद से वे एक एक करके क्लिफ पार करने लगते हैं। सभी बच्चे निकल जाते हैं सिवाय एमा के। तभी इजाबेला पहुंच जाती है। वह एमा से कहती है कि वो भी कभी भागना चाहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, वह प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन जब वह इसी दीवार पर खड़ी हुई उसे लगा कि वह कभी भाग नहीं पाएगी। उसका बच्चा बाद में मर गया और तभी उसने मदर बनने का फैसला कर लिया। इजाबेला एमा से कहती है, एमा तुम मेरी फेवरेट हो, लेकिन अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मैं ये रोप काट दूंगी। एमा शांत आवाज में कहती है, आप ये नहीं करेंगी मदर, मुझे आप पर भरोसा है। एमा रस्सी पर चढ़ जाती है। इजाबेला नाइफ उठाती है लेकिन रोप नहीं काट पाती। वो सिर्फ खड़ी रहती है और बच्चों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती रहती है। उसी वक्त उसे एक याद आती है, रे का वो ललाबाई जो वह फील्ड में गुनगुनाता था और वही धुन इजाबेला अपने प्रेगनेंसी के वक्त गाती थी। उसे सच्चाई समझ आती है, रे उसका खोया हुआ बेटा है। जंगल में बच्चे आगे बढ़ते हैं। एमा स्पेशल पेन को एक्टिवेट करती है। उससे एक मैकेनिकल आउल निकलता है जो उन्हें शहर की तरफ रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ इजाबेला पीटर और ग्रैंडमा के सामने जाती है और बच्चों के भागने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। सजा के तौर पर पीटर उसे एक डीमॉन के हवाले कर देता है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।